हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है सोशल स्कीम्स ऑफ इंडिया फॉर ऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि क्या है ग्रेचुइटी एक्ट। अब ये जो ग्रेचुइटी एक्ट है ये एक प्रकार का रिटायरमेंट बेनिफिट हम इसको कह सकते हैं। और ये एक फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है एम्प्लॉय को। क्यों देता है? क्योंकि ताकि उसकी जो आगे रिटायरमेंट के बाद वाली जो ज़िंदगी है, मतलब हम उसको ओल्ड एज में ले लेते हैं, तो वो उसकी अच्छे से कट सके। इट इज़ एन एडिशनल बेनिफिट, ये एक एडिशनल बेनिफिट है। आप इसको प्रोविडेंट फंड और पेंशन से बिल्कुल अलग रखिए, क्योंकि ये उसको छोड़ के तब ये आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस है। और इसका जो मेन फीचर है वो ये है कि सबसे बड़ा मेन फीचर इसका ये है कि ये नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी टाइप ऑफ स्कीम है। नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी टाइप ऑफ स्कीम का मतलब ये है कि इसमें एम्प्लॉय से किसी भी प्रकार का अमाउंट नहीं लिया जाता। सिर्फ इसमें जो एम्प्लॉयर होता है वो डिपॉजिट करता है अपने एम्प्लॉय के लिए फॉर एट अ प्रिस्क्राइब्ड रेट। आगे चलते हैं, इसके पढ़ते हैं अब। पहले जो इसका कॉन्सेप्ट था ग्रेचुइटी का, ये आया कहाँ से? ये एशियन टाइम से ही था। किंग्स के, जब किंग्स हुआ करते थे तब से हैं। जो भी एम्प्लॉयज़ हार्ड वर्क करते थे, एफिशिएंट वर्क करते थे, तो उनको जब वो अपनी सर्विस कंप्लीट करते थे तो उनको रिवॉर्ड दिए जाते थे या उनको कैश में दिया जाता था। उसके बाद क्या हुआ, इंडस्ट्रीज़ आने लगी। इंडस्ट्रीज़ में भी क्या हुआ, जब एम्प्लॉयज़ रिटायर होने वाले होते थे या रिटायरमेंट के बाद उनको कैश ग्रेजुइटी दी जाती थी। और ये बिल्कुल अपनी मर्ज़ी से जो एम्प्लॉयर था वो अपनी मर्ज़ी से देता था, मतलब ये कोई कानून नहीं बना हुआ था। और क्योंकि ये पुरानी प्रथा चली आ रही थी ग्रेचुइटी की, कि रिटायरमेंट के बाद जो भी एम्प्लॉय है उसने अपना सारा जीवन अगर किसी इंडस्ट्री के लिए काम किया या किसी के लिए काम किया है, तो जो उसका बुढ़ापा है वो आसानी से कट सके, इसीलिए जो उसके मालिक होते थे वो उनको पैसे देते थे। तो वही पैसे को हम अब इन्होंने ग्रेचुइटी कह दिया है। अच्छा, तो ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत थी कि कई इंडस्ट्रीज़ में दिया जाता था, जो कि जो एम्प्लॉयर है वो अपनी स्वेच्छा अपनी मर्ज़ी से देते थे, लेकिन कई इंडस्ट्रीज़ में नहीं दिया जाता था। तो इस ये कंपलसरी हो, तो ज़रूरत थी कि इसकी ये एक्ट बने हमारे देश में। तो सबसे पहले 1955 में वर्किंग जर्नलिस्ट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड मिसलेनियस एक्ट बना, पास हुआ वो। उसके बाद केरला में पास हुआ ग्रेजुइटी एक्ट 1971 वहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए। फिर सेम चीज़ वेस्ट बंगाल ने भी फॉलो करी, उसने एम्प्लॉयज़ पेमेंट ऑफ कंपलसरी ग्रेजुइटी एक्ट 1971 बनाया। उसके बाद बहुत सारे एक्ट ने बहुत सारे स्टेट ने इन एक्ट को फॉलो भी किया, लेकिन ज़रूरत थी इसको सेंट्रल लेजिस्लेशन की, मतलब सेंट्रली ये होना चाहिए था थ्रू आउट द कंट्री। तब स्टेट लेबर मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ पर इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो नई दिल्ली में हुई थी अगस्त 1971 में, तो वहाँ पे ये जो मैटर था ग्रेचुइटी वाला वो डिस्कस किया गया। और फिर डिस्कस करने के बाद जो लेबर मिनिस्टर थे उन्होंने एक पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी बिल 1971 पार्लियामेंट में रखा। अब वो जो पार्लियामेंट में रखा था वो इन्होंने 1971 में रखा था, और इस बिल को फिर रेफ़र किया गया, एक सेलेक्ट कमेटी बनाई गई। फिर उसने सेलेक्ट कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी पार्लियामेंट को कि ये इसको आप पास करिए, और सेम जो उन्होंने रिकमेंड किया था सेलेक्ट कमेटी ने, वही पार्लियामेंट ने सजेस्ट किया। और फिर ये जो एक्ट था वो फोर्स में आया। कब फोर्स में आया? 16 सितंबर 1972। इसीलिए इस एक्ट का, क्योंकि ये फोर्स में 1972 में आया था, तो इसीलिए इस एक्ट का नाम पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट रखा गया। और वो पूरे देश में फिर लागू किया गया। अब ये जो एक्ट है ये कई बार अमेंड हो चुका है। जैसे पहला अमेंडमेंट जो इसका हुआ था वो 1984 में हुआ था, दूसरा अमेंडमेंट इसका 1987 में हुआ था, फिर उसके बाद 1994 में हुआ, 1998 में हुआ, 2008 में हुआ, और जो लास्ट अगर हम उसको रिसेंटली बोले तो वो गलत नहीं होगा, वो 2010 में हुआ।
अच्छा, अब हम ये पढ़ लेते हैं कि जो ये मोस्ट जो ग्रेजुइटी स्कीम्स हैं ये कहाँ तक टेनेबल है। इसका मतलब है कि कहाँ तक वैलिड है या कौन से सर्कमस्टांसेस में ये वैलिड है। तो सबसे पहला ये वैलिड है कि जब एम्प्लॉयर रिटायर होगा, ये तब वैलिड है, तब मान्य होगी। सेकंड, या तो उस एम्प्लॉय ने वॉलेंट्री रिटायरमेंट ली हो। वॉलेंट्री रिटायरमेंट का मतलब होता है रिटायरमेंट के समय से कुछ समय पहले ही अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेने को वॉलेंट्री रिटायरमेंट कहते हैं। या उसने रेजिग्नेशन दिया हो किसी स्पेसिफिक पीरियड के बाद। थर्ड है आपका कि अगर वो उस फिजिकली या मेंटल इनकैपेसिटी है उसको, और वो अनफिट है काम करने में और वो सर्विस से हट जाता है, तब भी ये मान्य होगा ग्रेचुइटी। नेक्स्ट है आपका कि उसको टर्मिनेट कर दिया गया है कंपनी से, लेकिन जो टर्मिनेशन का रीज़न है वो मिसकंडक्ट और इनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, तभी वो ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल होगा। नेक्स्ट है कि इन केस सर्विस में रहते रहते अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो भी वो ग्रेचुइटी के लिए मान्य होंगे। अब इसका ग्रेचुइटी का पढ़ लेते हैं हम कि मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो कि वीडियो स्टार्ट होने के पहले ही मैंने आपको बताया था कि इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये एक्ट इसलिए बनाया गया है कि ये बेनिफिट दे सके वर्कर्स को, जो कि बहुत लंबे समय से, जिन्होंने मतलब अपना ऑलमोस्ट अपना सारा जीवन उन्होंने किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी संस्था या इंस्टीट्यूशन के लिए काम करके निकाला गया हो, तो वो रिटायर्ड, अगर वो रिटायर हुआ है तो उसके बाद रिटायरमेंट, जो फाइनेंशियल, सबको पता है जो फाइनेंशियल नेसेसिटी होती है वो हमारी, चाहे हम पद पर रहते हैं, काम कर रहे होते हैं, तब हमें ज़रूरत होती है, और जब हमारा बुढ़ापा आता है तब तो हमें और ज़्यादा फाइनेंशियल नेसेसिटी होती है लोगों के जीवन में, तो वो पूरी कर सके, इसीलिए ये एक्ट को लाया गया। एट द टाइम दैट इकोनॉमिक असिस्टेंस इज गिवन थ्रू दिस एक्ट सो दैट एजेड वर्कर्स कैन सर्वाइव इन अ बेटर मैनर, मतलब जो उनका बुढ़ापा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से वो गुजार सके, इसीलिए ये एक्ट लेके आए। अब इसका हम देख लेते हैं स्कोप और कवरेज क्या है। तो ये जो एक्ट है वो पूरे भारत में एप्लीकेबल है, और पूरे जम्मू और कश्मीर को छोड़ के, और जैसा कि किताबों में लिखा है कि जम्मू और कहीं हो सकता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिले कि उसमें हो सकता है कि ये लिखा हो कि इट इज़ एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया। तो होल ऑफ इंडिया में तो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी आता है, लेकिन किताबों में जो अभी तक दिया गया है वो ये दिया गया है नॉट एक्सटेंडेड टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट आपका है कि ये जो एप्लीकेबल है ये हर शॉप के लिए, प्लांटेशंस, पोर्ट, ऑयल फील्ड, रेलवे कंपनी, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स और अदर एस्टेब्लिशमेंट के लिए है जहाँ पे 10 और 10 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। बट इन द अमेंडमेंट इन 2010 इट कैन ऑल्सो कवर द, अब जो 2010 में एक अमेंडमेंट हुआ था उसमें ये बोला गया था कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी इस एक्ट में इंक्लूड किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2010 के अमेंडमेंट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी कवर कर लिया गया है, जो कि पहले कवर नहीं थे। नेक्स्ट है, अभी बेनिफिट क्या देते हैं, ये जो एक्ट है ये कैश बेनिफिट देता है आफ्टर रिटायरमेंट। जो एम्प्लॉय 5 साल की सर्विस, अगर उसने कंटिन्यूस सर्विस करी हुई है किसी भी स्टेब्लिशमेंट में, तो वो एलिजिबल हो जाता है इस बेनिफिट के लिए। लेकिन अगर उसको फायर्ड आउट कर दिया गया है काम से 5 साल पहले होने के, लेकिन उसमें उसकी कोई फॉल्ट नहीं है, मतलब उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, जो उसको फायर्ड किया गया है, मतलब उसको जो निकाला गया है नौकरी से, वो जैसे होता है ना, ले ऑफ होता है कंपनीज में, जैसे छटनी करना या लॉकआउट हो जाता है, कोई कंपनी बंद हो जाती है, उसमें ताला लग जाता है, या स्ट्राइक के कारण किसी को निकाल दिया जाता है, तो वो व्यक्ति भी ग्रेचुइटी के लिए क्लेम कर सकता है, चाहे उसको 5 साल पूरे हुए हों और चाहे ना हुए हों। Except that completion of 5 years shall not be necessary where the termination of any worker is due to the death or disablement। सेम यही प्रकार है, अगर उस किसी भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है या उसको किसी भी प्रकार का डिसेबलमेंट होता है, तो वो भी ग्रेचुइटी के लिए
एलिजिबल है। अच्छा, डेथ के केस में जो अमाउंट होता है वो नॉमिनी को मिलता है, और अगर नॉमिनी माइनर है तो जो एम्प्लॉयर है वो पूरा ग्रेचुइटी का अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करता है, और उसको वो जब तक 18 साल की उम्र का नहीं हो जाता तब तक उसको बैंक से वो पैसा नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है सेक्शन 2 सब सेक्शन ए ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट एक्सप्लेन करता है कि जो वर्कर काम करते हैं माइंस में, मतलब बिलो द ग्राउंड काम करते हैं, उनको उन्होंने 190 दिन काम किया होना चाहिए पूरे साल का, और 240 डेज अनदर केस में लिया जाता है, जो कि वो एलिजिबल होते हैं तब ग्रेचुइटी के लिए। अच्छा, परमानेंट वर्कर्स जो हैं वो रिसीव करेंगे 15 डे वेज एज अ ग्रेचुइटी। उन्हें 15 दिन की जो भी उनकी वेज होगी उनको वो ग्रेचुइटी के रूप में मिलेगी, और जो सीजनल वर्कर हैं उन्हें 7 दिन ग्रेचुइटी मिलेगी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो जो भी सर्विस का उन्होंने किया होगा, मतलब हर साल का इस प्रकार से काउंट किया जाता है कि 15 परमानेंट वर्कर्स के लिए 15 दिन के वेजेस के हिसाब से किया जाता है, और सीजनल वर्कर के लिए 7 डेज के हिसाब से एक ईयर का किया जाता है। इफ़ अ वर्कर वर्क लेस देन प्रिस्क्राइब डे इन अ कंप्लीटेड ईयर, ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस ईयर ऑफ ग्रेचुइटी। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम कि जो ये ग्रेचुइटी है ये और कहाँ पर इंक्लूडेड है। तो ये कहाँ पर इंक्लूडेड है, उन एम्प्लॉयज़ के लिए भी इंक्लूडेड है जो एब्सेंटीज़ हैं ड्यू टू ले ऑफ या लॉकआउट, मतलब छटनी अगर हो गई है या किसी भी इंडस्ट्री में ताला लग गया है तो वहाँ पे वो इसके लिए हकदार है ग्रेचुइटी के लिए। नेक्स्ट है आपका, अगर वो एब्सेंट है, उसको टेम्परेरी डिसेबलमेंट हो गया है, मतलब किसी भी प्रकार का उसको डिसेबलमेंट, अगर टेम्परेरी डिसेबलमेंट हुआ है उस प्रकार से वो उस वजह से एब्सेंट है, तो वो भी ग्रेचुइटी के लिए बिल्कुल पूरा हकदार है। और नेक्स्ट आपका है मैटरनिटी लीव ऑफ अ फीमेल वर्कर। अगर कोई भी महिला वर्कर अपनी मैटरनिटी लीव पर है तो उनको भी ग्रेचुइटी मिलेगी। नेक्स्ट है, इसका पढ़ लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है। जो ग्रेचुइटी एक्ट है इसका एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी ऑटोनॉमस या इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं करती, जैसे कि हमने पहली स्कीम्स में पढ़ा है, जैसे ईएसआई है होती है, ईपीएफ होती है। इसमें क्या होता है, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है वो अपॉइंट करता है कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, जो एडमिनिस्टर करती है इस एक्ट को। अब डिफरेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ अपॉइंट किया जाता है डिफरेंट एरियाज़ के लिए। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है इस इस्टेब्लिशमेंट के लिए। जैसे फैक्ट्री हो गई, फैक्ट्री हैविंग द ब्रांचेस मोर देन 1 स्टेट, एंड ऑल्सो वेरियस माइंस हो गई, रेलवे हो गया, कंपनी हो गई, मेजर पोर्ट्स हो गया आपका, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। तो उसका जो इस्टेब्लिशमेंट या जो उसका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। अपार्ट फ्रॉम दी इस्टेब्लिशमेंट्स, इन इस्टेब्लिशमेंट्स को छोड़ के आपको कौन ये एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जिसको हम अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के नाम से बोलेंगे, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है इंस्पेक्टर्स को कि वो पूरा जो ग्रेचुइटी एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करे। अगर किसी स्थान पर एक या एक से ज़्यादा इंस्पेक्टर अपॉइंट कर दिए जाते हैं तो उनको उनकी जो ड्यूटीज़ है या एरिया है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और हर जो इंस्पेक्टर होता है वो एक पब्लिक सर्वेंट होता है अंडर इंडियन पीनल कोड 1860 के तहत। जो इंस्पेक्टर होता है वो आपसे, मतलब जो एम्प्लॉयर होता है वो उससे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है, और वो इंस्पेक्ट कर सकता है आपके इस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि उसको ये पावर होती है। और इंस्पेक्टर को ये भी पावर होती है कि वो जो मैटर है उसको एग्जामिन करे, चाहे वो एम्प्लॉय की तरफ से हो चाहे वो एम्प्लॉयर की तरफ से हो। और जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है वो डिस्प्यूट्स जो होते हैं ग्रेचुइटी पेमेंट के उनको हैंडल करती है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कर दीजिए वीडियो को, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।